चलिए सबको गुड मॉर्निंग। मौसम अच्छा होगा। तो आज अपन देखने वाले हैं मैथ्स में कुछ जो सॉलिड शेप्स हैं। जो अभी तक हम लोग 2D वाले देख रहे थे, 2D वाले अपन ने पढ़ाए थे। जैसे आपका वृत्त, त्रिभुज, आयत या समांतर, चतुर्भुज, बहुभुज, ये सारे के सारे जो हैं 2D हैं। 2D मतलब उसमें खाली लंबाई चौड़ाई होती है, एक सरफेस में आते हैं। आज हम देखने वाले हैं 3D वाले। तीन तीन जो विमाएं होंगी उसमें, यानी लंबाई चौड़ाई के साथ जो है ऊंचाई भी होंगी। तो अपनी जो दुनिया बनी है वो 3D टाइप की है। इसमें सारी चीजें जो है तीन विमाओं से मिलकर बनी हुई हैं। तो जिन शेप्स की हम बात करते हैं ज्यामिति में, वो सारे शेप्स हैं आपके घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, यही। अपन चालू करते हैं घन से। घन मतलब लूडो जैसा शेप होता है। उसमें से आप अब कोन को आप जो है छील दिए रहते हैं ताकि वो लुढ़के। बाकी लूडो का जो शेप होता है वो शेप होता है घन का। इस टाइप का शेप होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब जो है बराबर होती हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ लंबाई चौड़ाई देख रहे थे, अभी इसमें ऊंचाई एक नया फैक्टर आ जाएगा। तो इसमें सारा का सारा बराबर होता है, सबको अपन ए मान लेते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब ए हो गया। अपने को क्या क्या चीज याद रखना है इसमें? एक तो जो है अपने को याद रखना है कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें छह जो है फलक होते हैं, छह फलक होते हैं। हर एक फलक का हम जानते हैं वर्ग का, वर्ग की जो वर्ग का जो एरिया होता है उसका क्षेत्रफल वो होता है, वो ए स्क्वायर होता है। तो छह फलक हैं इसलिए ये हो जाएगा 6a²। ठीक है। आयतन, आयतन कहने का क्या मतलब है? आयतन कहने का मतलब है कि ऐसा यदि एक डब्बा हो जिसका हर एक कोना जो है ए हो, तो इसके अंदर कितनी चीजें, किस मात्रा में चीज जो है भरी जा सकती है, ये कितना जो है कंटेन करेगा, कितना ये अपने आप में रख पाएगा, वो कहलाता है उसका आयतन। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से अगर अपन समझने की कोशिश करें तो आप ऐसा समझिए कि एक जो है वर्ग है। वर्ग ऐसा नहीं होता, पर अपन साइड से देख रहे हैं, साइड व्यू है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो एक वर्ग है ऐसा ए भुजा वाला, ये भी ए भुजा वाला है। तो ये इसी साइज का है, यानी अगर ये नीचे रखा हुआ हो तो ऐसा कुछ होगा, यहाँ पर रखा हुआ, ये उसका एक कॉर्नर है। ऐसे ए करते हुए कागज के टुकड़े जो है जिसकी मोटाई इकाई हो, ऐसे करते करते हुए आप ए ऊंचाई तक रख सकते हैं। ए ऊंचाई तक जब ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर आप रखते जाएंगे तो ये जितना भरा हुआ है उतना ही भर जाएगा, यानी उतना ही चीज वो कंटेन कर सकता है, उतना ही वो रख सकता है। इसलिए आयतन बताते समय अपन क्या करते हैं, उस उसके किसी एक भी फलक का आप क्षेत्रफल ले लेते हैं और कितना कितना आप रख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ए ऊंचाई तक, इतना ऊंचाई तक रख रहे हैं जो कि ए है, तब ये भर जाएगा पूरा। यानी आप सोच के देखिए कि इतने साइज का पेपर है, पेपर के बहुत सारे टुकड़े आप जब रखते 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 चले जाएंगे ए ऊंचाई तक, तब ये जो है भर जाएगा, वो उसका आयतन होगा। तो इसका आयतन होगा इसका क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, यानी कि ए स्क्वायर इंटू ए, ये हो जाएगा आपका ए क्यूब। तो इसका आयतन होता है ए क्यूब। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ऐसा पेपर पेपर रखते रखते भरते चले तो ये भर गया, ये सारे में काम आएगा। एक होता है इसका विकर्ण। देखिए विकर्ण हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। विकर्ण होता था आपका, इसमें अगर विकर्ण की बात करें, इसको मैं थोड़ा सीधा कर दूं, ये है आपका वर्ग, तब इसमें दो विकर्ण होते थे, पर ये था 2D। अब हम बात कर रहे हैं 3D की। अब ऐसे एक कमरे की कल्पना कीजिए, एक ऐसा वर्गाकार कमरे की कल्पना कीजिए और दो कोने आप ले लीजिए कि किसी एक कोने पर आप सट के खड़े हैं। मान के चलिए कि मैं इस कोने पर सट के खड़ा हूं, तब सामने वाले कोने को देखूंगा और उसका ऊपर वाला जो कोना है ये, और मेरा पैर जहां पर है कोने में ये, उन दोनों को मिलाने वाली जो तिरछी रेखा होगी वो होगी कमरे का, यानी इसका जो है विकर्ण। कहने का मतलब एक रूम में, एक वर्गाकार रूम में किन्हीं भी दो कोनों के बीच
कितने कोने हैं इसमें? 8 कोने हैं एक वर्गाकार कमरे में। 1 2 3 4 नीचे और 1 2 3 4 ऊपर। अगर आप इस कोने से इस कोने की लंबाई देखेंगे तो ए है, यहाँ से यहाँ का भी ए है, यहाँ से यहाँ का भी ए है। तो ऐसा 2 कोना आप छांटिए जिनके बीच की लंबाई जो है मैक्सिमम हो, सबसे ज्यादा लंबाई तक जिन 2 कोनों के बीच दूरी हो सकती है वो होगा आपका विकर्ण। तो ऐसे जो है कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ये कोने से ये कोना 1, ये कोने से ये कोना 2, ये कोने से ये कोना 3 और ये कोने से ये कोना 4। इस प्रकार के 4 विकर्ण जो है बनेंगे। अब हमें देखना है विकर्ण की लंबाई। वर्ग में जो विकर्ण होता था, अगर आपको याद हो, वर्ग का विकर्ण होता था a√2। a√2 होता था, क्योंकि ये a हो जाता था, ये a हो जाता था। अपने को ये निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे तो ये आ जाता था a√2। अब इस वाले हिसाब में देखिए, इस वाले हिसाब में आप क्या कर रहे हैं, ये कोना से ये कोना जब मिला रहे हैं तो एक भुजा तो आपको ये मिल रही है, दूसरी भुजा आपको ये कोना से ये कोना मिलेगी, जो कि ऑलरेडी इस वाले वर्ग का विकर्ण है। इस वाले वर्ग का नीचे जो फर्श है उसका विकर्ण है ऑलरेडी ये a√2। और अगला जो हमें निकलेगा कमरे का विकर्ण, वो इस कोने से इस कोने निकलेगा। कहने का मतलब अब हमको यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है, एक समकोण त्रिभुज हमको मिल रहा है यहाँ पे, जिसमें ये उसकी ऊंचाई है a और ये वाली जो लाइन है वो फर्श का विकर्ण है, वो ऑलरेडी a√2 है। क्योंकि कोना है ये 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस थ्योरम से जब आप ये निकालेंगे कमरे का विकर्ण, यानी इस केस में जो है आपके घन का विकर्ण जब आप निकालेंगे तब ये हो जाएगा, ये है आपका विकर्ण। तो विकर्ण का स्क्वायर आपको हो जाएगा a² प्लस a√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a² प्लस 2a², ये हो जाएगा आपका 3a², और विकर्ण जो हो जाएगा आपको हो जाएगा √3a² बराबर a√3। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ग का विकर्ण होता है a√2 और घन का विकर्ण होता है a√3। एक घन में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। इसी में किसी एक की लंबाई या घटा आप जो है बढ़ा या घटा दीजिए, तब वो हो जाता है घनाभ। एग्जाम्पल आपको समझना हो तो बहुत सारी चीजें हैं आपके घर में, कोलगेट का डिब्बा हो या मलहम वगैरह के डिब्बे हो या माचिस का डब्बा हो, अमूमन सारी जो पैकिंग होती है वो ज्यादातर जो है घनाभ ही होती है। ठीक है, तो अगला है आपका घनाभ। तो घनाभ में अपन मान के चलते हैं कि तीनों जो है, हो सकता है उसमें 2 बराबर हो, पर अपन मान के चलते हैं कि 3 चीजें होती हैं उसमें। एक ईंट भी जो है वो होता है आपका घनाभ। तब उसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो होती है लंबाई, उसको हम L से डिनोट करेंगे। चलिए, एक होती है चौड़ाई ब्रेथ B से, और एक होती है ऊंचाई H से अपन डिनोट करेंगे। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, उसमें 3 चीजें होती हैं। अभी आप देखेंगे कि इसमें जो है बराबर बराबर हिसाब के 3 फलक हैं। ये ऊपर जो है वो नीचे वाले फलक के बराबर होगा, इस पार जो है वो उस पार के बराबर होगा, और इधर जो है वो इधर के बराबर होगा। 6 फलक इसमें भी होंगे। तो इसका जब संपूर्ण क्षेत्रफल अपन निकालेंगे घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो जैसा मैंने बताया पेयर पेयर में है, जोड़े जोड़े में है। ये इधर जो है अगर माचिस के रूप में समझें और ये घिसने वाला एरिया है तो ये 2 होंगे, उस साइड भी एक घिसने वाला एरिया होगा, दोनों का जो है बराबर होगा। इसका क्षेत्रफल आप क्या देखेंगे कि L × H है,
ये एक आयत है, लेकिन इस आयत में लंबाई जो है वो l है, और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो h है, इस केस में ऊंचाई है। तो ये हो जाएगा 2LH इस पार और उस पार का। इस केस में अगर बात करें जिधर से आपका माचिस निकलता है, तो वो हो जाएगा आपका B/H। तो चूंकि ये इस पार भी होगा, तो ये होगा 2BH प्लस, ऊपर नीचे की बात करें तो ये हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2LB। 2 इसमें से कॉमन निकल आएगा, तो ये हो जाएगा आपका लंबाई गुणित ऊंचाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन लंबाई गुणित चौड़ाई। ये हो जाएगा इसका संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है। आयतन की अगर हम बात करें, आयतन, तो जैसा इस केस में अपन ने देखा, ए स्क्वायर क्षेत्रफल के जो है इतने सारे गत्ते हम एक के ऊपर एक पेपर रख सकते हैं। कितना? ए ऊंचाई का। इसमें आप देखिए L/B, लंबाई गुणित चौड़ाई वाला हिसाब का, जो नीचे जिस तल पे रखा हुआ है माचिस जो है, उस क्षेत्रफल के एच ऊंचाई तक कागज जो है हम एक के ऊपर एक रख सकते हैं। तो क्षेत्रफल L/B इंटू एच, यानी इसको हम बोल रहे हैं लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये है आपका आयतन घनाभ का। अब बात आती है विकर्ण की। तो नॉर्मल तौर पर, सामान्य तौर पर जो कमरे होते हैं वो घनाभ के शेप में होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसमें बराबर नहीं होती। तो इस केस में इसका जो फर्श है, यहां तक दिख रहा है क्या? चलो, इस केस में इसका जो फर्श है उसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है। इसका जो, और ये उसका एक कोना है, ये वाला कोना। तो इस कोने का, ये जो ऊपर वाला कोना है, अब ये छत से लगा जो कोना है वो इस कोने से मिलेगा। विकर्ण के लिए ये है उसका विकर्ण, ऐसे 4 विकर्ण होंगे। अब ये देखिए, ये वाला कोना ले लीजिए और फर्श में ये कोना से ये कोना आप मिला लीजिए, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर। ये वाला जो है ये फर्श का विकर्ण है। फर्श चूंकि आयत है, तो आयत का विकर्ण होता है √L² प्लस B²। आप चाहें तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर बराबर L² प्लस B², इधर का स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा L² प्लस B²। ये तो ये हो गया। ऊंचाई जो है आपको दिया हुआ है h। अब इसमें आप जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, तो जो घनाभ का विकर्ण हो जाएगा उसका जो स्क्वायर होगा इस वाले का, वो होगा आपका h का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो कि है √L² प्लस B² का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका h² प्लस अंडर रूट इसके साथ हट जाएगा, तो L² प्लस B², और ये स्क्वायर जब इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √h का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो अंडर रूट तीनों का स्क्वायर प्लस, यानी ऊंचाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा घनाभ का विकर्ण। चलो अब अपन देखते हैं बेलन। तो ये एक आयत है, ठीक है, मतलब इस पर मत ध्यान दीजिए, ठीक है। ये एक आयत है, वो जुड़ा हुआ है मान के चलिए। इसको जब आप ऐसा गोला कर देते हैं, ठीक है, तब ये बनता है एक खोखला बेलन। एक जो पाइप जो होता है वो होता है एक्चुअल में खोखला बेलन। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये जो आयत का क्षेत्रफल है वही जो है अब इस खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ऐसा रखेंगे इसको, एक बेस होगा एक हाइट होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसको अपन गिनते नहीं है। तो जो इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो एक खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा।
खोखले बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं पूछ रहा है। खोखले बेलन में होती क्या है, खोखले बेलन में दो त्रिज्या होती हैं। अगर बेलन की मोटाई थोड़ी सी ज्यादा हो तो अंदर तरफ के फलक, अंदर तरफ जो है उससे लेके केंद्र तक की दूरी कम होगी, और बाहर सरफेस है उससे लेके केंद्र की दूरी जो है ज्यादा होगी, तो वहां पर दो त्रिज्या होते हैं। अभी हम लोग एक सॉलिड बेलन की बात कर रहे हैं, यानी ठोस बेलन की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगी, एक तो जो है त्रिज्या होगी आर, एक जो है ऊंचाई होगी एच। अब ये पीछे तरफ का है, आपको दिखेगा नहीं, डब्बा ऐसा रहेगा तो नहीं दिखेगा। ये है आपका बेलन। अब बेलन में देखिए, बेलन में दो टाइप के फलक हैं, ये दो टाइप के मतलब सरफेस हैं। ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित ऊंचाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा रखे रहने पर वो लंबाई गुणित चौड़ाई है, जो आयत के केस में अपन देख रहे थे। ये एच जो है ये चौड़ाई है, और लंबाई जो है ये घूमी हुई है भाई, जो उसकी लंबाई थी घूमी हुई है, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। ये घुमा हुआ जो है, अब ये वृत्त का जो है, ये आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्या है, ये परिमाप है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, जो कि इस केस में लंबाई है इसकी, और ये जो है आपका एच, एच जो है चौड़ाई है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम देखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई आपका घुमा हुआ है 2πr, और चौड़ाई है उसकी ऊंचाई, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh। संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तब इसमें दो फलक और हैं, एक जिस पर ये रखा हुआ है नीचे का, और एक जो ऊपर का है, दोनों है समान। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, आजू बाजू का क्षेत्रफल, इसमें इन दोनों का क्षेत्रफल आप जोड़ दीजिए। एक का क्षेत्रफल क्या होगा, πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो दोनों का क्या हो जाएगा 2πr²। तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, इसमें आप ऊपर नीचे दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, 2πr², 2πr जो है आपका कॉमन निकल जाएगा, h प्लस आर। ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, अभी आयतन की बात करते हैं। तो जैसा पहले अपन ने समझा, पहले कॉन्सेप्ट में जैसा अपन ने समझा, ये जो πr² का ये जो क्षेत्रफल है, नीचे बेस का जो क्षेत्रफल है, अगर ऐसे गोले काट करके बहुत सारे कागज जो है हम एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर रखते जाएं, कहां तक रखते जाएं, ऐसा रखते 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 एच ऊंचाई तक जाएं, तो ये भर जाएगा पूरा। भर गया मतलब वही तो उसका आयतन है ना, कि वो कितना रख पा रहा है। तो πr² क्षेत्रफल को अपन h ऊंचाई तक रख रहे हैं, तो वो उसका आयतन है, आयतन πr² h। ठीक है, चलिए अच्छा, एक एक दो क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन जनरली किस प्रकार के पूछता है, क्वेश्चन इन जनरल पूछता है, ये जो बेलन है, ठीक है, ये बेलन अपने लाइफ में अपन बहुत देखते हैं। मतलब बांस का टुकड़ा अगर आपने देखा तो बेलन है, पाइप अगर आप देख रहे हैं तो बेलन है, वायर भी अगर आप देख रहे हैं, वायर गोल वाला जो वायर होता है, अमूमन गोल ही होता है, तो वो भी एक टाइप का बेलन ही है, क्योंकि वो भी वृत्ताकार होता है। और
जो एच है, जिसको अभी हम यहाँ पर ऊंचाई बोल रहे हैं, वो तार की जो है लंबाई हो जाएगी। तो क्वेश्चन इन जनरल आपसे पूछता है किसी एक सॉलिड स्टेट में आपको मेटल दे दिया गया हो, मतलब अब वो घन के आकार में हो सकता है, आपके पास धातु हो, या घनाभ के आकार में आपके पास जो है धातु हो, या तो उसका आयतन दिया हुआ हो, या तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ही दी गई हो, और आपसे पूछे कि उतने मेटल से आप जो है फलाना फलाना त्रिज्या का कितना लंबा तार खींच सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। या आपके पास तार दिया हुआ हो बहुत लंबा, और आपको बोला जाए कि उसको पिघला कर कितने आयतन का आप घन बना सकते हैं, या अगर आप उसका घन बनाते हैं तो उसकी भुजा की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, या उसका आप गोला बनाते हैं तो गोले का उसकी त्रिज्या क्या होगी, या उसका आयतन क्या होगा। तो क्वेश्चन जो है ऐसा कन्वर्जन वाला होता है, एक किसी शेप में जो है आपको कोई चीज दिया हुआ हो और उसको कंपेयर या कन्वर्जन करना हो दूसरे किसी शेप से। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपके पास एक आ, लोहे का एक जो है घन है। अब लोहे का घन का मतलब वो मारने वाला घन नहीं, ठीक है, ये वाले घन की बात नहीं कर रहे हैं। एक घन है लोहे का, और 5 सेंटीमीटर जो है उसकी भुजा है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाले अगर तार बनाए, उसकी लंबाई कितनी होगी। चलिए ट्राई करिए, चलिए देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि इसी को पिघला के आप बनाएंगे ना तार। हम्म, तो आप पिघला के जो भी बनाइए, अपन आइडियली मान के चलते हैं कि पिघलने के बाद कोई मटेरियल जो है खत्म नहीं हो रहा है, तो आप पिघला के जो भी बनाएंगे, नया जो भी चीज बनेगा, उसका आयतन तो बराबर होगा ना इसके। ये जो मेटल का टुकड़ा है आपके पास, इसको आप पिघला के जो भी बनाइए, अगर उतने पूरे चीज का आप बनाते हैं तो उसका जो आयतन होगा और इसका जो आयतन होगा वो तो बराबर ही होगा, क्योंकि उतने ही मटेरियल से आप बना रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाले जो घन का आयतन है। अब मान लीजिए कि इसकी लंबाई जो है एच है। एच इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये जो व्यास बनेगा, आपके समझने के लिए मैं एल लिख सकता था, पर एक्चुअल में जो तार बनेगी वो है तो सिलेंडर ही, और उसकी जो भी लंबाई होगी वो होगी एच। ठीक है, फिर दूसरा बात ये कि इसी को पिघला के बना रहे हैं, तो इसका आयतन और अगला जो सिलेंडर बनने वाला है, जो तार बनेगा वो तार तो है ना सिलेंडर ही, उसका आयतन दोनों बराबर होगा। तो इसका आयतन क्या है भाई, इसका आयतन है आपका ए क्यूब। घन का आयतन है ए क्यूब, और बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ए है आपका 5 का क्यूब बराबर पाई आर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर तो उसका व्यास है, हमको चाहिए आर। आर जो है वो व्यास का आधा होता है, या व्यास उसका डबल होता है, तो इसका आधा हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर एच। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 बराबर 22/7। ये हो जाएगा आपका 0.25 एच। 125 0.25 चौंक एक होता है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो एक होता है, तो वो 4 आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे गुणा कर दो, 28 हो जाएगा 0.25। ऐसा आप ट्रिक आपको समझ में आना चाहिए इस टाइप की चीजों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मतलब मैं एक आपको जनरल तरीका बता रहा हूँ। 0.25 मतलब 1/4 होता है ना, तो आप इसको सीधा सीधा ऐसा भी कर सकते थे यहाँ पर 1/4। तो 1/4 करोगे तो आपको 4 जो है इससे गुणा हो जाएगा, 22/28।
28 इधर चला जाएगा, 125 गुणित 28/22, 2, 14, 2, 11। अब इसको आप कर लीजिए, गुणा उणा कर लीजिए, 158 समथिंग समथिंग या जितना भी आएगा, तो उतना सेंटीमीटर लंबा जो है तार बनेगा। हाँ, बस आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। मतलब जो लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे वो आगे तो सॉल्व कर ही लेंगे ना। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई चीज पिघलाकर कुछ चीज में बनाया जा रहा होगा अगली चीज में, तो दोनों का आयतन जो है सेम होगा। ठीक है, हाँ बोल दो भाई। यस यस सर। थैंक यू। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी घनाभ से, इंग्लिश मीडियम कोई है तो क्यूबॉइड, ठीक है, वाले घनाभ से, हाँ बहुत इजी क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर घन वाले कितने घन बनेंगे। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है 10 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ से 5 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि आयतन वाले कितने घन बनेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन आपको बनाने में 20 से 30 सेकंड लगना चाहिए। चलिए, बहुत सही। चलो चलो, 3 आंसर आ चुके, सही जा रहे हैं, बहुत सही जा रहे हैं। चलो, वही थ्योरी है, सिंपल सी थ्योरी है। जब भी ऐसा कुछ बनाया जा रहा होता है उसी आइटम से, तो उनका आयतन बराबर होता है। अभी घनाभ का आयतन और बनने वाले घन का आयतन जो है वो बराबर होगा। घनाभ का आयतन आपका लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, 10 गुणित 5 गुणित 3, ये उसका आयतन है। कितने घन बनेंगे, मान लो भाई एक्स घन बनेंगे, तो एक्स घन का जो आयतन है, एक घन का आयतन है आपका 5, तो एक्स घन का जो आयतन है वो एक्स गुणित 5 हो जाएगा। 5 और 5 कट, तो एक्स बराबर 10 या 30। ठीक है, आप यहीं पे देखते आपको समझ में आ जाता, 5 5 कट 10 या 30 करके। या अगर थोड़ा आगे भी जाते तो 10 पंचे 50 या 150, 150/5 तो 30, ऐसा जैसा भी आप जाते, बस आपको यहाँ तक पहुँचना है, मेन यहीं तक पहुँचने में है। ये जो घनाभ का आयतन होगा वो जितनी संख्या के भी घन बनेंगे, मान लो एक संख्या के घन बनेंगे और एक का आयतन वहां पर दिया हुआ है, तो उन सब का आयतन जो है इसके आयतन के बराबर होगा। जब यहाँ तक पहुंच गए तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। 5 mm त्रिज्या का एक तार है जिसकी लंबाई जो है वो है 100 सेंटीमीटर। 5 mm त्रिज्या की एक तार है जिसकी लंबाई है 100 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर एक घन बनाते हैं, ठीक है, इसको पिघलाकर घन बनाते हैं। उस घन का अपने को बताना है संपूर्ण क्षेत्रफल, इस घन का भाई। 5 mm त्रिज्या की एक तार जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, उस घन का संपूर्ण क्षेत्रफल बताइए। चलिए चलिए अपन देख लेते हैं कि अपने को करना क्या है करके, ठीक है। तो सबसे पहले चीज मैथ्स में अपने को यही करना रहता है कि अगर दो टाइप के यूनिट दिए हुए हैं, एक सेंटीमीटर में दिया हुआ है, दूसरा mm में दिया हुआ है, और अगर आप दोनों को 5 और 100 करके सॉल्व करेंगे तो आप गलत नतीजे पर पहुंचेंगे, राइट। बहुत पहली क्लास में अपन ने बोल दिया
मतलब यूट्यूब में बोला मैंने, हालांकि यूनिट जो है एक टाइप के होने चाहिए। तो यहाँ पर एमएम, यहाँ पर सेंटीमीटर, तो आपको एमएम को या तो सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए या सेंटीमीटर को एमएम में चेंज कर लीजिए, जो आपको सस्ता पड़े। 10 एमएम का होता है 1 सेंटीमीटर, तो 5 एमएम का होगा आधा सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात वही है, पिघला कर बनाया जा रहा है। तो ये जो तार है, ये तार चूंकि आपका बेलन है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच बेलन में ऊंचाई होती है, यहाँ पर एच जो है इसकी लंबाई है। ध्यान देंगे, तार में जो लंबाई होती है बेलन की वो ऊंचाई है। तो ये बराबर हो जाएगा ये घन के आयतन के। पहले तो अपन आयतन पे जा रहे हैं। ठीक है, तो आयतन आपका क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब। ठीक है, तो आप सॉल्व करते चले चाहिए। चलिए 22/7 लेना है, 22/7 लेना है, 1/2 लीजिए, स्क्वायर करिए। एच जो है दिया हुआ है 100 और यहाँ पर है ए क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणित 1/4 गुणित 100 बराबर ए क्यूब। चाहे तो यहीं पे 25 ले लीजिए, तो 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 यानी 550/7। ये तो आपका ए क्यूब आया भैया। अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है, समझ रहे हैं। लगभग लगभग आपका कितना जाएगा ये, 7×7 = 49, 60 बच गया, 7×8 = 56। 78.57। चलो ये क्या है आपको, ए क्यूब। ठीक है, अभी सिर्फ ए क्यूब तक पहुंचे हैं हम। अपने को क्या बताना है, संपूर्ण क्षेत्रफल। मतलब कोई पूरा गए ही नहीं हो यार, 96 समथिंग समथिंग कुछ आएगा, तो ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, अभी देखो, इसको अपन पूरा यहाँ पर सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, नमन नहीं है। क्वेश्चन पेपर में अगर आपको ये पूछा जाता, तो ये कोई ऐसा नंबर होता जो क्यूब क्यूब नंबर होता ना, किसी का क्यूब होता है, एग्जाम में वैसा ही आता है। ऐसा कुछ नंबर नहीं आता जिसका क्यूब ना हो, वो पूरा का पूरा बनता है। तो 78 लगभग लगभग किसका क्यूब हो सकता है, 5 4 का होता है, 4×4 = 16, 64, और 5 का होता है 5 25 125। तो 4 और 5 के बीच का कोई नंबर है ये। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन की बात करें तो 4 और 5 के बीच का कोई नंबर होगा, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आप मान के चलिए। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा इसका ए। मोटा मोटी में अपन मान लेते हैं, चलो 4 आता है, तो ये हो गया ए। अब संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। घन का एक एक तरफ होता है a², 6 फलक होते हैं, तो 6a², तो 6 × a² यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4×4 = 16, तो 6×6 = 36, 6 96 96 समथिंग समथिंग बोला था ना आप लोग को। हालांकि वो 100 के कुछ आसपास जाएगा। ये जो है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल। आप लोग यहीं पे अटक गए यार, घन के आयतन पे अटक गए। ठीक है, आपको देखना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है करके। ठीक है, क्लियर है। यस सर, मैं वही कर डाली थी सर, वो एमएम को सेंटीमीटर में चेंज नहीं की थी और उसके बाद इक्वेशन सॉल्व कर रही थी, इस वजह से गलत हो रहा था। क्यूब रूट नहीं निकल पा रहा, नहीं निकलेगा ना, रेंडम क्वेश्चन उठाया हुआ है। पर क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में वो जो नंबर आता वो किसी का होता, किसी का क्यूब होता, तो उसका टेंशन नहीं है। अपन क्या है, रेंडम क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक, तो ये अपन ने क्या क्या देखा, ये अपन ने देखा घन घनाभ और बेलन, क्या बोलते हैं, कमरे के बारे में है। कमरा चूंकि एक हिसाब से होता है आपका, घनाभ ही होता है, तो घनाभ के बारे में है ये क्वेश्चन जो है। और प्रश्न आपसे पूछता है कि चौड़ाई जो है, उसकी चौड़ाई जो है वो ऊंचाई की दुगनी है, ऊंचाई की दुगनी, और लंबाई की आधी, लंबाई की आधी है उसकी चौड़ाई जो है। और क्या कहता है ये, लंबाई की आधी है और उसका आयतन दिया हुआ है
उसका आयतन दिया हुआ है 512 इकाई क्यूब। ठीक है, और हमको निकालना है, इसकी लंबाई निकालनी है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका वर्ड्स में दिया हुआ है कि एक जो कमरा है उसकी चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी है और उसकी लंबाई की आधी है। अगर उसका आयतन जो है 512 इकाई मान के चलो, चलो मीटर में है, ठीक है, 512 मीटर क्यूब है, तब उसकी लंबाई हमें निकालनी है। जिनका हो जाए लघु हाथ लगे हाथ, एक और क्वेश्चन में है इसमें कि एक जो घन है उसका विकर्ण है, एक घन है उसका विकर्ण है 9√3 और हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ऊंचाई इसमें देखिए सबसे छोटी जो यूनिट है वो है ऊंचाई, ठीक है, इसको आप x मान ले लीजिए। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, उसकी दोगुनी है, ऊंचाई की दोगुनी है चौड़ाई, तो 2x हो जाएगा। लेकिन ये जो चौड़ाई 2x है वो लंबाई की आधी है, तो लंबाई आप 4x ले लीजिए। ठीक है, घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, जो कि आपका दिया हुआ है 512। लंबाई आपने ले लिया है 4x, चौड़ाई ले लिया है 2x और ऊंचाई आपने लिया है x। 512 ये हो गया 8x क्यूब, 512 x क्यूब बराबर 512/8, तो 8 छक्का 48, 8 चौक 32, x इज इक्वल टू क्यूब रूट 64, यह आ जाएगा 4, 4 चौक 16 चौक 64, ऐसा ही होता है ना। x आ गया 4, आपको क्या निकालना है, लंबाई, लंबाई है 4x, तो 4 गुणित 4 ये आपका हो जाएगा 16 मीटर। ठीक है, अगला तो बहुत इजी है, इसके लिए तो मेरे हिसाब से आपको 6A आया सर नेक्स्ट वाले का। 54 सर। 54, चैट बोल रही है 486। चलो देखो क्या होगा, विकर्ण आपको पता है, घन का जो विकर्ण होता है a√3 होता है, और विकर्ण यहाँ पर दिया हुआ है 9√3, तो a हो गया आपका 9। अच्छा, मेरा a और 9 एक जैसा दिख रहा है, ठीक है, a हो गया आपका 9। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², तो ये हो जाएगा आपको 6 गुणित 9 का स्क्वायर, 6 गुणित 81, 546। 6 कम 6, 8 छक्का 48। ठीक है, 486 इसका आंसर होगा, सही है। देखते हैं अपन शंकु, शंकु यानी कि कोन। ठीक है, कोन वाला जो आइसक्रीम होता है एग्जैक्टली वैसा ही, बस ये है कि उसको खाते समय अपन उल्टा पकड़ते हैं और फिर इधर बनाते समय अपन उसको ऐसा बनाते हैं कि बेस जो है उसका नीचे रहता है। तब इसमें दो चीजें होती है, एक तो बेस होता है, बेस जो होता है वो वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार का बेस होता है, तो इसलिए अपन उसकी एक त्रिज्या भी ले लेते हैं, उसको आप मान लीजिए r। एक तिर्यक ऊंचाई होती है, एक स्लोप वाला हाइट होता है ऐसा जो झुका हुआ होता है, जिसको अपन बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई आप मान ले लीजिए l। ये जो शंकु है, ये शंकु r त्रिज्या के किसी बेलन से कटा हुआ है। ठीक है, अगर एक बेलन होता तो बेलन ऐसा होता, r त्रिज्या का एक बेलन होता, उससे काटा गया है ये शंकु, या उससे बना हुआ है ये शंकु। तो एक इसकी हाइट होगी, हाइट हमेशा होता है 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर लंबवत होता है। एक होगी इसकी हाइट, ऊंचाई।
हर एक जो ज्यामितीय ठोस आकृति है उसमें दो तीन चीजें ही अपन देखते हैं। एक तो जो है देखते हैं अपन कि उसका जो पृष्ठ पृष्ठ क्षेत्रफल है, उसके आजू बाजू वाला क्षेत्रफल, ये जो ऐसा तिरछा घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो एक संपूर्ण क्षेत्रफल देखते हैं अपन, उसके साथ नीचे बेस का जोड़ दीजिए। और तीसरा हम लोग देखते हैं आयतन। तो ये सारा आइटम इन्हीं सबसे मिलके बना होगा, आर से मिलके बना होगा, हाइट से मिलके बना होगा, तिर्यक ऊंचाई से मिलके बनी होगी। इनसे मिलके इनका आयतन जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल बनेगा। और वो अगर पता हो तो फिर आपको क्वेश्चन में इनकी हाइट या फिर इनका रेडियस या तिर्यक ऊंचाई बताने को भी दे सकता है। तो इसका जो आयतन होता है, ये जो शंकु का आयतन है, अगर इसी ऊंचाई का इसी रेडियस का एक बेलन यहां पर होता तो उसका जो आयतन होता उसका 1/3 होता है, उसका 1/3। यहां पर काट के जो है उसका 2/3 हिस्सा निकल जाता है। तो बेलन का आपको आयतन याद होगा। बेलन का आयतन आपको याद है। बेलन का आयतन होता था आधार का जो भी क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, और जो भी ऊंचाई है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता था बेलन का आयतन। उसका 1/3 होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ऐसा स्लोप के साथ जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, आइसक्रीम कोन के केस में जो रैपर जो घिरा हुआ होता है उसका क्षेत्रफल, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ जिसको अपन बोलते हैं, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, तिर्यक ऊंचाई। तो ये हो गया आपको उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया जो उसके चारों तरफ घिरा हुआ है, उसमें आपको फिर जोड़ना पड़ेगा आधार का क्षेत्रफल, तो निकल जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल। तो पाई आर एल में आप जोड़ दीजिए आधार का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें से आपका पाई आर जो है कॉमन निकल जाएगा, पाई आर, तो ये हो जाएगा एल प्लस आर, ये हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल। जो ऊंचाई है और उसकी जो त्रिज्या है, किसी भी जगह पर जो ऊंचाई है उसकी और जो त्रिज्या है और साथ ही जो तिर्यक ऊंचाई है वो बनाता है एक समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एल है आपका वो कर्ण है, हाइपोटेनियस है, एच जो है आपका हाइट है, और आर जो रेडियस है वो बेस है, आधार है। उसके आधार पर आप जो है कुछ भी निकाल सकते हैं, उनमें से कोई भी एक चीज दी हुई हो तो। मतलब एल स्क्वायर आपका होगा यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो, हाइट और आर दिया हुआ हो, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी से आप जो है बाकी सारा चीज निकाल सकते हैं। अगर आपको एच निकालना है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। उसी तरीके से अगर आर स्क्वायर आर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा आपको आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपको एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो इसमें से कोई भी चीज अगर आपको दी हुई हो, कोई भी दो चीज दी हुई हो, तो तीसरा चीज जो है आप यहां से निकाल सकते हैं। याद रखने लायक बस एक चीज है इसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। बाकी आयतन जो है, आयतन जो है उसी ऊंचाई का जो उसी रेडियस का अगर एक बेलन होता तो उसका जो आयतन होता उसका 1/3 होता है शंकु का जो आयतन है। ठीक है, चलिए शंकु के बाद अपन देखते हैं गोला, इंग्लिश में जिसको अपन बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर, स्पीयर नहीं, स्पीयर मतलब भाला हो जाता है, गोला। तो
क्योंकि ये 3D आइटम है, अभी मैं यहाँ पर जो भी बनाऊंगा वो बनेगा 2D आइटम ही बनेगा, तो अभी ये वृत्त जैसा ही दिखेगा। पर अगर इसको मैं काट दूं तब ये कुछ इस टाइप का होगा। ये है आपका अर्धगोला, सेमीस्फीयर या हेमीस्फीयर जो आप बोलिए। तो इसमें क्या होती है, एक तो इसमें रेडियस होगा, त्रिज्या होगी आर, बस यही होगा, रेडियस ही होगा इसमें। फिर रेडियस के हिसाब से ही लंबाई चौड़ाई जो कुछ भी होगा सब रेडियस का होगा, लंबाई चौड़ाई सब 2r हो जाएगा। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है, स्फीयर और जो सेमीस्फीयर होगा या हेमीस्फीयर होगा, अर्धगोला होगा, उसमें अपन कंफ्यूज नहीं होंगे उनके मतलब क्षेत्रफल में, उनके आयतन में। ठीक है, आयतन तो जो है जस्ट आधा हो जाता है, ठीक है, और क्षेत्रफल जो है वो जस्ट आधा नहीं होता, जैसा अपन ने वृत्त के केस में देखा था। क्योंकि जब ये पूरा था तब इसका जो क्षेत्रफल था, संपूर्ण क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी बोलिए, बराबर था, पूरा गोले का जो भी क्षेत्रफल था उतना ही था। पर जब हम लोग अर्धगोला कर देते हैं तो पहले जो उसका क्षेत्रफल था उसका आधा तो क्षेत्रफल हमको मिलता ही है, उसके साथ जो है एक और क्षेत्रफल मिल जाता है। ये जो कटा हुआ क्रॉस सेक्शन जो है, जो कि सामने से अगर आप देखेंगे इसको घुमा के तो एक वृत्त जैसा होगा, वो क्षेत्रफल हमको एक्स्ट्रा मिल जाता है अर्धगोले में। गोले का जो क्षेत्रफल होता है, अब उसमें क्षेत्रफल मतलब गोले में संपूर्ण क्षेत्रफल लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल लीजिए, सारा क्षेत्रफल एक ही है। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है उसी त्रिज्या के 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर इसका क्षेत्रफल होता है 4πr², और इसका जो आयतन होता है वो होता है 4/3πr³। गोले में बस इतना ही याद रखना है, क्षेत्रफल 4πr² और आयतन 4/3πr³। पर जब इसको अपन अर्धगोले में बदलते हैं, जब काट देते हैं, तो आयतन तो इसका आधा ही हो जाता है। ठीक है, एक पूरे गोले में जितना आइटम भर सकता था उसका आधा ही आइटम इसमें भरेगा। तो अर्धगोले का आयतन तो जस्ट आधा हो जाएगा, यानी 4/3πr³ का आधा हो जाएगा। या आप यहां पर आधा करिए तो ये हो जाएगा आपको 2πr³, 2/3 2/3πr³ हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल जो होगा इसका, इसमें अब दो चीजें हो सकती हैं। अर्धगोले की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीजें हो सकती है। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो सकता है। अगर मैं इसको उल्टा करके रख दूं, इस गोले को ऐसा, यानी इधर आपका फिर हो जाएगा बेस, ये होगी उसकी त्रिज्या। अगर मैं इसको उल्टा करके रख देता हूं अर्धगोले को, तो ये बेस हो गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा या पार्श्व जो क्षेत्रफल होगा वो तो होगा इसका आधा, इसके क्षेत्रफल का। जो 4πr² है उसका जस्ट आधा होगा, यानी कि 2πr²। लेकिन अगर इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकाले अपन अर्धगोले का, तब उसमें दो चीजें आ गई कि एक तो ये जो आधा यानी 2πr² है ये तो है ही, उसके साथ साथ एक बेस वाला एरिया का भी क्षेत्रफल इसमें जुड़ जाएगा। ये वाला एरिया जो हम लोग देख रहे हैं जो कि है आपका πr², तो ये हो जाएगा आपका 3πr²। तो यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्षेत्रफल इसका गोले का अगर 4πr² है तो अर्धगोले का जो पूरा क्षेत्रफल होता है वो 2πr² ना होकर 3πr² होता है। क्यों? क्योंकि अब कटने के बाद उसमें एक πr² का बेस भी आ जाता है, πr² का एक एक्स्ट्रा क्षेत्रफल जो है उसमें निकल आता है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है आपके पास, मेटालिक
एक गोला है आपके पास, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, उसको पिघलाकर जो है तार बनाया जा रहा है 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला। 0.2 सेंटीमीटर व्यास का तार बनाया जा रहा है इसी गोले से। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला तार खींचा जा रहा है। कितना लंबा तार खींचा जा सकेगा, ये आपको बताना है। चलिए शुरू हो जाइए। क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले तार की लंबाई बताइए, से बनने वाले तार की लंबाई। तो तार के बारे में मैंने कल बताया था, तार जो है आपका होता है बेलन, उसकी जो हाइट होती है वो होता है तार की लंबाई। तो दो चीजें हैं, आयतन दोनों का बराबर होगा, गोले का आयतन 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन और जो तार बनेगी उसका आयतन जो है बराबर हो 3600 सेंटीमीटर 3600 यानी 36 मीटर। दो शंकुओं का आयतन जो है, शंकु अपन देख लिया अभी अपने, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात है 1:4। एक है आपका शंकु 1 अनुपात शंकु 2 है, दोनों का जो अनुपात है 1:4 है। उनके व्यास का अनुपात, उनके व्यास का अनुपात है 4:5। हमें बतानी है उनके ऊंचाई का अनुपात। चलिए एक काम करते हैं, साथ साथ सॉल्व करते हैं। गोले वाले का अपन देख रहे हैं। अच्छा, बाकी लोग जिन लोग गोले सॉल्व कर लिए हैं उन लोग इसका सॉल्व करो। तो गोले का हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो आयतन है, गोले का आयतन, यानी कि यहीं पे देख रहे हैं अपन 4πr³ का जो आयतन है वो बराबर होगा इस वाले बेलन, जो भी बेलन है जिसका 0.2 सेंटीमीटर व्यास है, यानी कि इसका त्रिज्या हो जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। तो आप चाहे 0.1 करें या 1/10 करें, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। अभी जो h है यहाँ पर वो उसकी लेंथ हो जाएगी। तो पाई पाई तो आप यहीं पर काट दीजिए। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका 4/3। आर जो है आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, गुणित 3 का क्यूब हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आर आपको दिया हुआ है 1/10, उसको सेंटीमीटर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, 1.1 सेंटीमीटर जो है का स्क्वायर। एच, एच यानी कि अब यहाँ पे लंबाई है, लंबाई आपको यहाँ से निकालनी है। ये 3 जो है कट जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 9 बराबर ये हो जाएगा 1/100 बराबर लंबाई गुणित लंबाई, सब इधर चला जाएगा, 9 × 36, तो ये हो जाएगा 3600। क्योंकि सेंटीमीटर में सारा लिया हुआ है तो 3600 सेंटीमीटर ये हो जाएगा उसकी लंबाई। ठीक है, दूसरा वाला अपन देखते हैं। व्यास का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये तो आयतन का अनुपात था 1:4 जो है, व्यास का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए इसको 4x 5x मान लीजिए, 4x 5x, चाहे तो आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। 4x 5x मान लीजिए आपने, पहले का ये दूसरे का, तो त्रिज्या हो जाएगी 4x/2 5x/2, ये उनकी त्रिज्या हो जाएगी। आयतन का अनुपात, तो शंकु 1 का आयतन, शंकु का आयतन अभी हमने देखा वो होता है 1/3 πr² h। तो इनका आयतन अपन ले लेते हैं, आयतन का मतलब अनुपात का मतलब है बटे, तो पहला आप ले लीजिए 1/3 पाई। आर जो है आपको दिया हुआ है, ये देखिए ये है भाई R1, ये R1 है, ये R2 है दूसरे वाले का। तो पाई आर 1/3 पाई R1² h
H1 ले लीजिए पहले वाले का, दूसरा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 बराबर, इनका अनुपात दिया हुआ है 1:4। 1/3 पाई यहीं पर कट जाएंगे। R1 स्क्वायर, R1 जो है आपका 4x/2 का स्क्वायर H1 बटे R2 आपको दिया हुआ है 5x/2 का स्क्वायर H2 बराबर 1/4। ये हो जाएगा 4 चौक 16x स्क्वायर बटे 4 H1 बटे 25x स्क्वायर बटे 4 H2 बराबर 1/4। 4 4 कट जाएंगे, x स्क्वायर कट जाएंगे, 25 उधर चला जाएगा, 16 इधर आ जाएगा, तो H1/H2 हो जाएगा आपको 25/16 चौक 64। 25/64 जो है वो होगा आपका आंसर। 25/64 बहुत सही सही चल रहे हैं। चलिए अपन आज देखने वाले हैं, एक तो अपन देखेंगे पिरामिड खत्म करेंगे, देन उसके बाद अपन थोड़ा सा देख लेंगे इसमें रीजनिंग में, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग का क्लास भी अपन लेंगे बोले थे, तो साथ साथ अपन देखते चलेंगे। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करके देखेंगे। तो पिरामिड जो है दो तरीके से हो सकता है। पहले हम बात करते हैं इन जनरल जैसा पिरामिड होता है, ठीक है, जैसा हमने पिरामिड एक्चुअल में नहीं, कम से कम फोटो में या यूट्यूब में ही या पिक्चर वगैरह में ही देखा हुआ है। गीजा का पिरामिड है, मिस्र का जो पिरामिड है, तो एक स्क्वायर बेस होता है उसका। ये स्क्वायर नहीं है, पर अभी इसको मतलब स्क्वायर ही है, अभी इसको अपन तिरछे से देख रहे हैं। इसको आप सीधे देखेंगे ऊपर टॉप से तो ऐसा ही दिखेगा। और इसके बीचों बीच से आप एक हाइट ले लीजिए, इसके सेंटर से मतलब अब ये वर्ग हैं, तो इनके जो विकर्ण हैं जहां पर क्रॉस करेंगे वहां से एक हाइट ले लीजिए, और फिर यहाँ से जो है 4 फलक बनते हैं। ये एक फलक, ये 2 फलक, यहाँ पे मिलेगा ये तीसरा फलक, और ये जो है चौथा फलक। ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये टॉप से अगर देखते हैं तो इधर एक फलक है, ये दूसरा फलक है, ये तीसरा फलक है, ये चौथा। टॉप व्यू है ये। और इतने इमेजिनेशन तो होगी ही आप लोग को। तो ये ऐसा दिखेगा, साइड से देख रहे हैं अपन, ऐसा दिख रहा है। तो 4 फलक होते हैं, टोटल 5 फलक होते हैं बेस के साथ। और अगर ये स्क्वायर शेप में नहीं भी है तो भी अब इसमें क्या चीजें होंगी कि एक होगी लंबाई, एक होगी आपकी चौड़ाई, और एक होगी हाइट, जो अभी इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ये है आपका हाइट, ऊंचाई। तो ये 4 चीजें इसमें होंगी। एक और होगी, एक होगी तिर्यक ऊंचाई। तिरछी वाली जो ऊंचाई है, ये वाली जो ऊंचाई है, ये है आपका तिर्यक ऊंचाई। इसको अपन ले लेते हैं L। अभी इसको L नहीं ले सकते क्योंकि L हमने लेंथ लिया हुआ है। तो तिर्यक ऊंचाई को अपन ले लेते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट में क्या लेते हैं, मैं S ले लेता हूँ, स्लोप ले रहा हूँ। चलिए तो इतनी सारी चीजें होंगी एक तरीके के पिरामिड में। एक दूसरा ऐसा पिरामिड भी हो सकता है जिसमें जो बेस है वो ट्रायंगुलर हो, यानी आपके त्रिभुज आकार का हो। तो उसका जो टॉप व्यू होगा, अब चूंकि ये सारे के सारे जो हैं ज्यामितीय आकृति हैं, ज्यामितीय आकृतियों में क्या होती है कि एक रूपता होती है, समरूपता होती है। तो अपन इन जनरल मान के चलेंगे कि ये जो पिरामिड है, अब पिरामिड चूंकि बहुत कैलकुलेशन के साथ बनाए गए हैं, बनाए गए थे, तो ये जनरली जो है स्क्वायर ही होता है इस केस में। तो अगर स्क्वायर होता है तो ये सारी की सारी जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, आप ए मान सकते हैं। फिर उस कंडीशन में ये जो चीजें हैं विकर्ण हो जाएंगी, a√2, a√2 का ये आधा हो जाएगा। तो आप वहां से जो है इसका हाइट भी निकाल सकते हैं। ये सब अभी अपन करके देखेंगे। ट्रायंगुलर
शेप में, ट्रायंगल शेप में जो पिरामिड होगा उसका टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। ये उसका टिप है, ऊपर से देख रहे हैं तो टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। बाकी साइड साइड से देखेंगे तो हर साइड से वो ट्रायंगल जैसा ही दिखेगा। और अदरवाइज अगर एक ट्रांसपेरेंट ले पाए ट्रायंगल, तो ये इसके बीचों बीच से कुछ इस टाइप का, ये हाइट है उसकी, यहाँ से जो गई होती तो कुछ इस टाइप का दिखेगा वो। एक ट्रांसपेरेंट अगर अपन ट्रायंगुलर शेप का, ट्रायंगुलर बेस का यदि हम पिरामिड देख रहे हैं तो, और ये जनरली फिर समबाहु त्रिभुज होगी। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बोलने का मतलब है कि फिर ये सब के सब जो है बराबर होंगे, ए। चलिए, दोनों तीनों केस में इसमें भी वही सारी चीजें होंगी। एक तो आपका जो है, चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो लेंथ ब्रेथ इसका जो तीनों भुजा बराबर होगी। इसमें अब दो चीजें और होंगी, एक तो होगी इसकी हाइट, जो भी इस केस में हम लोग देख रहे थे यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी। वो कहाँ से गई रही होगी, वो जाएगी जो इनकी माध्यिकाएं हम लोग खींचेंगे और वो जहाँ पे मिलेंगी माध्यिकाएं उनकी, तो वहां से गई हुई होगी वो जी से। जो गुरुत्व केंद्र हम लोग बात करते थे त्रिभुज में, वहां से गई हुई होगी वो। तो हाइट होगी इसमें भी, एक तिर्यक ऊंचाई होगी, बाकी बेस के जो भुजाएं हैं वो सारी होंगी। अब हम बात करते हैं वही सारी रेगुलर चीजें जो हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और जो पार्श्व क्षेत्र है, जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और उसके बाद अपन देखते हैं आयतन। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी शेप हैं, अभी देखिए जैसा हमने किसमें देखा था, जैसे हमने कोन में देखा था, शंकु में देखा था कि एक जो शंकु है आप एक बेलन से काट कर निकाल सकते हैं, और उसका जो आयतन होता है वो उसका 1/3 होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो इनके आयतन होंगे, अभी आप मान सकते हैं कि ये जो पिरामिड निकाला गया है वो एक क्यूब या क्यूबॉइड से निकाला गया है। अगर एक क्यूब हम लें, अगर हम एक क्यूब लें और इसमें से अगर पिरामिड काटें तो कैसा होगा, ऊपर वाले का जो बीचों बीच वाला पॉइंट होगा वो उसका टॉप हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, ऐसा एक जो है पिरामिड इसमें से कटेगा। इसका भी जो आयतन होता है, इसका जो बनने वाला आयतन है, यानी क्यूब का जो आयतन होता है उसका 1/3 होता है। तो आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं, आयतन हम लोग निकालते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई से। इसके केस में क्या होता है, आपके क्यूब के केस में, क्यूब के केस में ये होता है आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर गुणित ऊंचाई, ऊंचाई होता है ए, तो ए क्यूब जो है इसका आयतन होता है। अब इस केस में क्या है कि हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि ये क्यूब से ही कटा हुआ है, हो सकता है कि इसकी हाइट ज्यादा हो, यानी ए से ज्यादा हो सकता है उसकी हाइट हो, इसीलिए हमने यहाँ पर ये मान के नहीं चला है कि ये जो है स्क्वायर ही है, इसलिए हमने लेंथ ब्रेथ हाइट सब मान के चला है। तो इस केस में भी क्या होगा कि आधार का क्षेत्रफल, जो भी इसका आधार है उसका क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई का 1/3 होगा इसका आयतन। तो पिरामिड का, रेगुलर पिरामिड का हम बात कर रहे हैं,
कि पिरामिड का जो आयतन है वो है 1/3 गुणित आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। अभी इस केस में अगर हम देखें, क्या बोलते हैं, अगर ये पिरामिड काटा गया है एक क्यूब से, ए भुजा वाले एक क्यूब से अगर ये पिरामिड काटा गया है, तब इसका जो आयतन है क्यूब के आयतन का 1/3 हो जाएगा। कैसे, आप देखिए, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका ए इंटू ए स्क्वायर, प्लस ऊंचाई भी इसकी हो जाएगी ए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बाई 3, यानी 1/3 हो जाएगा ए क्यूब का, अगर वो क्यूब से काटा गया है। अगर नहीं काटा गया है तो उस केस में जो इसका आयतन होगा, पिरामिड का आयतन, वो होगा 1/3 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी बेस का, गुणित हाइट, ऊंचाई। तो ये हो जाएगा उसका जो है आयतन। अब हम बात करते हैं इसके पार्श्व यानी वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल की, लेटरल। तो इसका जो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, अभी देखिए, कोण याद करिए, कोण में हमने क्या देखा हुआ था। ऐसा बताने का मतलब इसलिए रहता है कि अगर आप ज्यामितीय आकृतियों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर पा रहे हैं, तो किसी एक का फॉर्मूला आपको अगर नहीं भी आ रहा है तो आप दूसरे वाले के फॉर्मूले से उसको डिराइव कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट सोच सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि जो भी आपके आयतन है, वो अगर उस बेस के सॉलिड कोई आकृति होती तो उसका जो आयतन होता उसका 1/3 हो रहा है। पिरामिड के केस में हमने देखा, कोन के केस में हमने देखा था कि बेलन का जो भी आयतन होता उस बेस का, उसका 1/3 होता। कोन के केस में, शंकु के केस में हमने क्या देखा था, शंकु को याद करिए आप। तो शंकु के केस में हमने देखा था कि उसका जो पार्श्व क्षेत्रफल था, पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल था, वो होता था आपको पाई आर एल। ठीक है, उसमें एल होता था आपकी तिर्यक ऊंचाई, और जो पाई आर होता था वो शंकु के आधार का जो परिमाप होता था 2πr, उसका आधा होता था। 2πr का आधा होता था, ये 2πr का आधा यानी पाई आर एल। तो हमने क्या देखा, शंकु के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में हमने देखा कि आधार का परिमाप गुणित तिर्यक ऊंचाई का आधा, आधार का परिमाप 2πr, तिर्यक ऊंचाई l बाई 2, तो 2 कट गया, पाई आर एल। ये हुआ करता था शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। सेम वैसा ही जो है, जो पिरामिड है उसके पार्श्व पृष्ठ का भी क्षेत्रफल होगा। तो वो क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप गुणित तिर्यक ऊंचाई का आधा। सेम, वहां पे आधार का परिमाप 2πr होता था, अभी यहां पर क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप, यदि वो वर्गाकार है तो 4a हो जाएगा, 4a, ए 4a। अगर वो आयताकार है, लंबाई और चौड़ाई है, तो हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2l प्लस 2b, 2 लंबाई 2 चौड़ाई, उसका परिमाप, और तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को आप जिससे भी डिनोट करें उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर उसमें दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले से जो है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि आयतन वगैरह है, पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल वगैरह में जो है कोण और आपके पिरामिड, इसमें जो है समानता देखने को मिल रही है। एक हिसाब से देखा जाए तो पिरामिड भी जो है कोण जैसा ही है,
बस ये है कि उसमें जो शेप रहता है वो गोलाकार रहता है, इसमें जो है ऐसे चपटे हैं, बाकी है तो कोन जैसा ही है। चलिए, तो ये हो गया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में जब आप आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तब उसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई, ये है आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्लस कर दीजिए उसमें आधार का क्षेत्रफल। अगर वर्ग है तो ए स्क्वायर, अगर आयत आकार में है तो एल इंटू बी, वो आप जोड़ देंगे तो पार्श्व पृष्ठ जो संपूर्ण पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये तो आपके वर्गाकार या आयताकार यानी चतुर्भुज आकार का बेस है यदि पिरामिड का, उसके केस में। एक दूसरा केस आता है कि समबाहु त्रिभुज हो। समबाहु त्रिभुज में फिर कुछ चेंज नहीं होने वाला है, सारा चीज वैसे ही वैसा रहेगा, आयतन वगैरह भी जो है वैसे के वैसे रहेंगे, 1/3 रहेंगे। पर अब जो आधार का क्षेत्रफल है, अब जो आधार का क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, चलिए बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या क्या? √3/4 a²। हाँ ठीक है, ठीक है। तो √3/4 a² होता है। अब इसका आधार का क्षेत्रफल हो गया आपका, देखो आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा किस केस में? हम समबाहु त्रिभुज के केस में बात कर रहे हैं। ये आपको जो अभी हमने देखा वो रेगुलर का था। समबाहु के केस में क्या हो जाएगा? समबाहु आधार, समबाहु त्रिभुज यदि उसका आधार हो तब आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 a² इंटू, अब जो भी इसकी ऊंचाई है, हाइट, तो ये हो जाएगा आपका √3/12 a²h। ठीक है, ये अगर समबाहु त्रिभुज वाला उसका हिसाब किताब है तो। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल सेम जैसा हमने देखा था, आधार का परिमाप गुणित तिर्यक ऊंचाई बटे 2। अब यहाँ पे आधार का जो परिमाप है तो 3a हो जाएगा, 3a इंटू एल, तिर्यक ऊंचाई अगर अपन एल ले रहे हैं तो /2, तो 3/2 al हो जाएगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फिर संपूर्ण में जो है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में आपको क्या करना पड़ेगा? 3/2 al, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा फिर आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि इसका आधार का क्षेत्रफल है √3/4 a²। तो ये आपको आ जाएगा √3/2, आप जो है कॉमन निकाल लीजिए, साथ में निकाल लीजिए a, यहाँ बच जाएगा √3l प्लस यहाँ बच जाएगा 1/2a या a/2, आप उसको कर लीजिए जो भी। आपको ये सब अगर याद नहीं भी रहे, मैं बोल रहा हूँ ये याद रहना जरूरी नहीं है, नहीं याद रखता मतलब नहीं याद होता, नहीं याद रखते, चलो कोई बात नहीं, मतलब ये सारा जो लिखा हुआ है, पर आपको वो पता हो, क्या बोलते हैं, बेसिक पता हो कि अपन ये कहाँ से ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं करके। ठीक है, तो उतना अगर आपको पता हो तो आप जो है वहाँ पे बना सकते हैं। आपको ये सब याद रहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मैं नहीं बोलता कि आपको ये सब याद रहे, पर आपको जो बेसिक वो है मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं, कहाँ से ऐसे आते हैं, क्यों ऐसा आते हैं करके, वो अगर आपको याद रहे तो उसको अप्लाई करने में वहाँ पर लगता है 15-20 सेकंड में आप अप्लाई कर लेते हैं, वो आपसे बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा पिरामिड। अब चलिए एक दो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं अपन, ताकि अपनी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन जो है अपन रैंडम उठाएंगे, तो हो सकता है कि पॉइंट्स वगैरह में आए, तो हमारा मकसद जो है बजाय सही आंसर पर पहुंचने के, सही कॉन्सेप्ट पर पहुंचने के है। क्योंकि जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछता है कि आपको जो है वो जो आप डिवाइड वगैरह करते हैं तो वो सही से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न है 4 सेंटीमीटर
भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले, ठीक है पूरा नहीं लिख रहा हूं, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले पिरामिड का आयतन। चलिए बताइए, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले पिरामिड का आयतन आपको बताना है। मतलब सबसे बड़े पिरामिड का ना, वैसे काटने को तो बहुत छोटे छोटे पिरामिड काटे जा सकते हैं। 64/3। 64/3 क्या? सर 21.33 सेंटीमीटर क्यूब समथिंग। 21.1 सेंटीमीटर क्यूब 33 कुछ 21.33 सेंटीमीटर क्यूब। 3 दूनी 6 3 एकम 3, ये भी यही पहुंच रहे हैं। ठीक है, दोनों सेम है। और कोई पहुंचे क्या? देखो पिरामिड का आयतन, अब चूंकि ये घन से बन रहा है ना, घन से बन रहा है, इसका मतलब पिरामिड का भी जो बेस होगा, हमने देखा पिरामिड का भी जो बेस होगा उसके भी जो लंबाई चौड़ाई होंगे वो होंगे ए। ठीक है, अगर आप घन का ए मान रहे हैं तो इसका भी ए होगा। पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। अब चूंकि ये घन से बन रहा है तो इसका जो बेस है वो भी ए ही है। ए जो है हमारा यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो आधार का क्षेत्रफल यानी 4 × 16 हो जाएगा, और ऊंचाई भी जो है आपका 4 ही हो जाएगा। तो 16 × 64/3 21.33। बहुत सिंपल। एक पिरामिड, ठीक है, जिसके आधार की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर है। इस पिरामिड को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। आपको निकालना है उसकी त्रिज्या। क्यूब रूट 30/π ना। हाँ ठीक है, सही पहुंच रहे हैं। ये चीज अपने को क्लियर है जब भी पिघलाने उघलाने वाला बात है। ठीक है, जब भी पिघलाने उघलाने वाला बात है तो अपन आयतन बराबर कर लेते हैं, दोनों का आयतन। अब ये जो पिरामिड का आयतन होगा, ठीक है, पिरामिड का आयतन हो रहा है आपका 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो रहा है आपका 1/3 आधार का क्षेत्रफल आपका हो रहा है लंबाई गुणित चौड़ाई 4 × 6, ऊंचाई दिया हुआ है, अच्छा ऊंचाई 6 दिया हुआ है, लंबाई 5 दिया हुआ है। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 6 40। यही जो सेंटीमीटर क्यूब, यही जो आयतन है वो गोले का भी होगा। गोले का आयतन क्या है? गोले का आयतन है आपका 4/3 पाई r क्यूब बराबर 40 दिया हुआ है। ठीक है, 4 दहम 40, 3 दहम 30, और r पाई जो है उधर चला जाएगा 30/π, और ये हो जाएगा √30/π। एक अर्धगोलाकार कटोरी है, कटोरी कटोरी तो समझते हैं ना। ठीक है, एक अर्धगोलाकार कटोरी है, जिसका जो परिमाप है, अब उसके लिए एग्जैक्ट क्या बोलेंगे पता नहीं, पर उसका जो परिमाप है, ठीक है, ऊपर वाला, उसकी जो गोलाई है, ठीक है, वो है 44 सेंटीमीटर।
उसमें आ सकने वाले दूध की मात्रा बताइए। कटोरी या फिर यहाँ पर पात्र भी बोला जा सकता था। ठीक है, एक पात्र है अर्धगोलाकार जिसका जो परिमाप है वो है 44 सेंटीमीटर। ये जो है आपका 44 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि उसमें कितना दूध आ सकता है, कितना दूध आ सकता है। 718.66 718.66। 8.66 हाँ और क्या होगा इसका? 2156 सेंटीमीटर क्यूब पहुंचे हैं। तो अर्धगोला है, सेमीस्फीयर या हेमिस्फीयर है, उसका आयतन क्या होता है? 2/3 उसका आधा पाई इसका आर क्यूब 2 अर्धगोले बटे का 3 पाई आयतन। आर क्यूब। ठीक है, इसका अर्धगोले का। अभी अपने को यहां से चाहिए आर, तो 2 पाई आर दिया हुआ है आपका 44। ठीक है, 2 गुणित 22/7 आर बराबर 44। तो 22 दूनी 44, 2 और 2 कट, आर आ गया आपका 7। ठीक है, 2/3 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो ये हो गया 44 गुणित 49/3। तो मोटा मोटी लेते हैं, मैं एग्जैक्ट सॉल्व करने के बजाय जो है मोटा मोटी लेते हैं अपन। 44 गुणित 3 एकम 3, 3 6 का 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2, 1 3 चौक 12 1 13, 132, 6 चौक 24, 6 चौक 24 4, 2 6 चौक 24 2 26, 44 यहाँ पे आएगा 44, 2 5 8 7 4 11 का 1 और 718 10 मान लो 5 2। हाँ ठीक है, सही तो पहुंचे थे।